आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था इलेक्ट्रिक मोटर क्या होती है ना। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या चीज़ होती है। तो अभी तक हम जो पढ़ते आए हैं इस चैप्टर में, हम ये पढ़ते आए हैं कि जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है उस कंडक्टर के आसपास। अभी तक हम ये पढ़ते आए हैं इस चैप्टर में, क्या पढ़ते आए हैं कि किसी कंडक्टर में जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो उस कंडक्टर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। अभी तक हमने ये पढ़ा है, ठीक है। तो एक साइंटिस्ट ने क्या सोचा कि क्या इसका उल्टा भी पॉसिबल है, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रिसिटी की जो नीड है हमारी शुरू से ही रही है, बहुत ज़्यादा रही है और आज भी है। आज भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी की बहुत नीड है ना। आज भी कभी कभी घरों में कटौती होती है, बिजली की कटौती होती है, लाइट चली जाती है, कई घंटों तक नहीं आती जब शटडाउन होता है ना। तो उस टाइम और ज़्यादा नीड थी इलेक्ट्रिसिटी की, तो कई सारी रिसर्चेस चल ही रही थी, है ना। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है माइकल फैराडे। क्या नाम है? माइकल फैराडे। इन्होंने क्या सोचा कि क्या इसका उल्टा भी पॉसिबल है क्या, जैसे कि कंडक्टर में करंट फ्लो करने से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट प्रोड्यूस हो सकता है क्या? ऐसा उन्होंने सोचा कि ऐसा भी हो सकता है क्या, पॉसिबल है क्या, है ना। तो फिर उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया कि जैसे क्या, अभी इसके पहले जो आपने जैसे टॉपिक पढ़ा था तो क्या कर रहे थे अपन कि जब अपन करंट फ्लो कर रहे थे कंडक्टर में और उस कंडक्टर को अपन ने मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखा हुआ था, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ था, तो वो उस इलेक्ट्रिक करंट की वजह से क्या हो रहा था, हमें मैकेनिकल एनर्जी मिल रही थी। यानी मोटर का प्रिंसिपल है ये, करंट जैसे ही फ्लो किया, स्विच ऑन किया तो बीच में क्या होता है, मोटर घूमने लगती है ना, वो जो कॉइल है वो रोटेट करने लगती है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। तो फैराडे ने यही सोचा कि इसका उल्टा करके देखते हैं क्या होगा। यानी कि अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम किसी कॉइल को जोर से घुमाएं तो क्या उसमें करंट फ्लो होने लग जाएगा, उल्टा हो जाएगा क्या, इसका रिवर्स पॉसिबल है क्या, ऐसा उन्होंने सोचा। और फिर जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए तो उन्होंने पाया कि यस, ऐसा पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है कि जब आप किसी मैग्नेट को, यानी मैग्नेट में और किसी कॉइल में, सपोज हमने एक मैग्नेट लिया, ये एक मैग्नेट है, बार मैग्नेट लिया हमने, ये इसका नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल। अब अगर हम इस मैग्नेट को, ये कॉइल ले लिया हमने, ठीक है, और इस कॉइल में हमने लगा दिया एक गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, चेक करता है, मतलब गैल्वेनोमीटर की हेल्प से हम क्या देख सकते हैं कि करंट को डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर करंट फ्लो होता है तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आता है। तो जब आप क्या देखा उन्होंने कि जब आप किसी मैग्नेट को किसी कॉइल के पास में लेके आते हैं, यानी कि इन दोनों में रिलेटिव मोशन करवाते हैं, पास में ला रहे हैं फिर दूर ले जा रहे हैं, पास में ला रहे हैं फिर दूर ले जा रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। इस मैग्नेट को क्या कर रहे हैं आप, इस कॉइल से अंदर बाहर कर रहे हैं, ऐसे करके मोशन कर रहे हैं। एक तरह से क्या हो रहा है, रिलेटिव मोशन हो रहा है, रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड अ मैग्नेट। इसका मतलब ये है कि आप या तो कॉइल को मोशन करवा लो ऐसे ऐसे करके, मैग्नेट को स्टेशनरी रहने दो, या कॉइल को स्टेशनरी रहने दो और मैग्नेट को मोशन करवा लो, ठीक है ना, टू एंड फ्रो डायरेक्शन में। तो हमने क्या देखा कि इसकी वजह से, इस रिलेटिव मोशन की वजह से, कॉइल और मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन की वजह से इस कॉइल में ना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगा। इस कॉइल में क्या हो गया, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया। यानी कैसे पता चला कि करंट फ्लो हो रहा है, ये लगा हुआ था ना गैल्वेनोमीटर, इसमें डिफ्लेक्शन हुआ, जैसे ही इसमें मोशन करें तो उसमें डिफ्लेक्शन आने लगे, ठीक है। इसे कहते हैं आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। किसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कि ये जो रिलेटिव मोशन है किसी कॉइल और मैग्नेट के बीच में, जब रिलेटिव मोशन होता है तो उसकी वजह से कॉइल में इंड्यूस्ड करंट फ्लो होने लग जाता है, ठीक है। उससे होता ये क्यों होता है, पहले मैं आपको समझा देता हूँ किस वजह से होता है, इसको बहुत अच्छे से डिटेल में समझो क्या होता है। हमें पता है कि मैग्नेट के आसपास क्या होती है, मैग्नेटिक लाइंस होती है। मैग्नेट के आसपास क्या होती है, मैग्नेटिक लाइंस होती है। तो जब कॉइल और मैग्नेट में रिलेटिव मोशन होता है तो इस कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। ये मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, आई डोंट रिमेंबर, पता नहीं मैंने आपको बताया कि नहीं बताया, हालांकि क्लास 10th में नहीं है मैग्नेटिक फ्लक्स नाम का कोई टॉपिक, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ कि मैग्नेटिक फ्लक्स का मीनिंग क्या होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया, या ऐसा बोल सकते हैं पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया।
पासिंग थ्रू यूनिट एरिया। क्या होता है, इससे मैग्नेटिक लाइंस निकलती हैं। अगर ये स्टेशनरी है तो ठीक है, मैग्नेटिक लाइंस इससे आसपास ऐसे निकलती रहेंगी, नॉर्थ से निकलती हैं, साउथ में एंटर होती हैं, जैसे हमने डायग्राम बनाया था चैप्टर के स्टार्टिंग में, ठीक है। लेकिन जब हम रिलेटिव मोशन करवाते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि इस कॉइल से लिंक जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज होता है। यानी अभी अगर इससे इतनी दूरी पर रखी हुई है तो ये एक पर्टिकुलर पॉइंट से जितनी मैग्नेटिक लाइंस पास हो रही हैं, कांस्टेंट नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस पास होंगी। लेकिन जब हम रिलेटिव मोशन करवाएंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस चेंज होती हैं। एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास होने वाली नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस क्या होती हैं, चेंज होती हैं। उसी को कहते हैं आप मैग्नेटिक फ्लक्स, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस को। तो क्या होता है, इस कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने का मतलब है नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस चेंज होती है जो एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रही है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से क्या प्रोड्यूस हो जाता है, मैं आपको पूरा ना लिख कर बताता हूँ कि कैसे क्या होता है। चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ तो उसकी वजह से क्या हुआ, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ। ये ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको बोलते हैं ना पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसको ईएमएफ भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ, और इंड्यूस्ड ईएमएफ के प्रोड्यूस होने से ना इंड्यूस्ड करंट फ्लो होने लगता है इस कॉइल के अंदर। क्योंकि हमें पता है करंट तब तक फ्लो नहीं होता जब तक पोटेंशियल में डिफरेंस नहीं हो, है ना। ये हम इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक करंट तब तक फ्लो नहीं होगा जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा दोनों एंड के बीच में। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से क्या होता है, एक ये जो कॉइल के दोनों एंड हैं उनके बीच में इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। उस इंड्यूस्ड ईएमएफ के प्रोड्यूस होने से क्या प्रोड्यूस हो जाता है, इंड्यूस्ड करंट। तो जो करंट इस कॉइल में प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। और जो करंट इस कॉइल में प्रोड्यूस हो रहा है वो होता है ऑल्टरनेटिंग करंट। कैसा प्रोड्यूस होता है करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट का मतलब क्या होता है, इस करंट की जो डायरेक्शन है ना वो मोशन की डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली क्या होती है, चेंज होती है। जैसे हम टू एंड फ्रो मोशन करवा रहे हैं तो ये करंट की डायरेक्शन भी ऐसी जाती है, ऐसी, यानी बार बार क्या होती है, करंट की डायरेक्शन चेंज होती है ना। इधर से इधर जाता है फिर वापस इधर से इधर आता है, इधर से इधर जाता है फिर वापस इधर से इधर आता है। उसे बोलते हैं आप ऑल्टरनेटिंग करंट। जो करंट अपनी डायरेक्शन को क्या करे, चेंज करे बार बार, ठीक है, यानी कि रिवर्स कर दे बार बार डायरेक्शन को। और ये रिवर्स इसलिए होती है इस मोशन के कारण, टू एंड फ्रो मोशन के कारण। क्योंकि हम ये चीज़ पढ़ चुके हैं क्लॉक फेस रूल की। जैसे हम क्लॉक फेस रूल के अकॉर्डिंगली आपको ये मैंने बताया था कि जिसे क्लॉक फेस रूल में हमने ये पढ़ा था कि जो सर्कुलर लूप है जब उसमें करंट फ्लो होता है तो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है तो उसका नॉर्थ पोल किधर होता है, साउथ पोल किधर होता है। हमने क्लॉक फेस रूल में ये पढ़ा था। यहाँ पे क्या है कि जब आप मैग्नेट को मोशन करवाओगे ना तो उसकी वजह से भी क्या होता है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है ना। तो क्या होता है, करंट अपनी डायरेक्शन को बार बार चेंज करता है, पास ला रहे हो दूर ले जा रहे हो, पास ला रहे हो दूर ले जा रहे हो, ठीक है, उसकी वजह से। तो जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है उसे आप कौन सा करंट बोलते हो, इंड्यूस्ड करंट। और ये करंट नेचर कैसा होता है इसका, ऑल्टरनेटिंग करंट। बाद में मैं आपको डेफिनेशन लिखाऊंगा ऑल्टरनेटिंग करंट की। अभी तक जो आप पढ़ते आए हो वो होता है डीसी करंट, यानी डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट मतलब जिसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती। जैसे आपने बैटरी लगाई प्लस माइनस, तो प्लस से माइनस की तरफ करंट फ्लो होता है, हमेशा प्लस से माइनस की तरफ ही होगा, वो डायरेक्ट करंट है, यानी डीसी करंट है, ठीक है। यहाँ जो ये करंट इंड्यूस हो रहा है, ये करंट इंडक्शन के कारण प्रोड्यूस हो रहा है। इसी को बोलते हैं आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी मैग्नेट के कारण प्रोड्यूस हुई फील्ड के कारण जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हुआ है उसको बोलोगे आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है ना। ये इंड्यूस्ड करंट। तो पहले इसकी अपन प्रॉपर एक डेफिनेशन लिख लेते हैं। अभी तक मैंने आपको समझाया कि ये करंट प्रोड्यूस कैसे होता है। देखिए, एक तो ये तरीका है करंट को प्रोड्यूस करने का जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया, ठीक है। और भी तरीके हैं इस करंट को प्रोड्यूस करने के। क्या तरीके हैं, जैसे दूसरा तरीका ये हो जाएगा, जैसे पहला तरीका ऐसा है कि इस तरीके से भी इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि एक कॉइल है जिसमें ऑलरेडी आपने क्या लगा रखी है, एक बैटरी लगा रखी है और इस कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है, प्लस टू माइनस कांस्टेंट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, ऐसे प्लस टू माइनस करंट फ्लो होगा। इसके जस्ट पास में आपने एक और कॉइल ले ली, इसमें गैल्वेनोमीटर लगा, इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा है, ठीक है। अब इस कॉइल में तो करंट फ्लो हो रहा है, इसको बोलते हैं आप सोलेनाइड, है ना। सोलेनाइड में आपने ये पढ़ा ना, इसको आप सोलेनाइड कहते हैं। तो इसमें तो प्लस टू माइनस करंट फ्लो हो ही रहा है, तो करंट फ्लो होने की वजह से क्या होता है, इसके आसपास क्या प्रोड्यूस हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड। और वो मैग्नेटिक फील्ड का नेचर कैसा होता है, जस्ट लाइक अ बार मैग्नेट। आपने लाइंस बनाई थी, इलेक्ट्रिक लाइंस इसके अराउंड, सोलेनाइड के अराउंड,
मतलब एक तरह से क्या है, इस सोलेनॉइड में करंट फ्लो होने से इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है जो बिल्कुल वैसी होती है जैसी बाहर मैग्नेट की होती है। अब अगर आप ये वाली कॉइल को इस वाली कॉइल को रिलेटिव मोशन करवाते हो, यानी पास लाते हो दूर ले जाते हो, पास लाते हो दूर ले जाते हो इस कॉइल के, ठीक है, इन दोनों कॉइल में रिलेटिव मोशन होता है, तो उसकी वजह से भी ये वाली जो कॉइल है ना, इसमें कौन सा करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, यानी इसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। दूसरा तरीका ये था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, यानी इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस करने का। ठीक है, तो अब प्रॉपर डेफिनेशन आप लिख लीजिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन है द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम magnetism, from magnetism is called electromagnetic induction, is called electromagnetic induction. For example, when a straight wire, straight wire is moved up and down, is moved up and down rapidly between two poles of a magnet, then electric current is produced by, then an electric current is produced in the wire, current is called induced current, or you can also say that the current produced due to electromagnetic induction is called induced current. ठीक है, अब ये जो करंट प्रोड्यूस हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण, उसकी डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। देखिए, एक रूल हमने पढ़ा था फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ऐसा वाला। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हम क्या फाइंड करते थे, डायरेक्शन किसकी, फोर्स की, कि जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो तो उसके ऊपर जो फोर्स लगता है उस फोर्स की डायरेक्शन को हम फाइंड करते हैं। ठीक है, किसकी हेल्प से, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की हेल्प से। और इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। टू फाइंड द डायरेक्शन of induced current, Fleming's right hand rule is used. Fleming right hand rule is used. Fleming right hand rule क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट है। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, जैसे आपने लेफ्ट हैंड रूल समझा था, लेफ्ट हैंड रूल में क्या था, देखिए मैं फिर से आपको पहले एक्सप्लेन करता हूँ कि लेफ्ट हैंड रूल में क्या था। लेफ्ट हैंड रूल में आपने देखा था कि जो आपका इंडेक्स फिंगर होता है, ठीक है ना, ये वाला जो फिंगर है आपका इंडेक्स फिंगर, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट करता था करंट की डायरेक्शन को, है ना, और थंब क्या रिप्रेजेंट करता था फिर फोर्स की डायरेक्शन को। ये ध्यान रखिएगा कि किस रूल से क्या फाइंड करते हैं। लेफ्ट हैंड रूल से थंब की डायरेक्शन क्या थी, फोर्स की डायरेक्शन को फाइंड करते हैं कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है। लेफ्ट हैंड रूल फोर्स की डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए होता है। ठीक है, जो राइट हैंड रूल है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल,
वो क्या फाइंड करने के लिए हमने क्या लिखा, इंड्यूस्ड करंट। तो जैसे लेफ्ट हैंड में मिडिल फिंगर क्या थी, करंट की डायरेक्शन, वैसे ही ना राइट हैंड में ये जो इंडेक्स फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। जैसे इसमें भी ये इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड थी, राइट हैंड में भी इंडेक्स फिंगर क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। लेकिन यहाँ पे ये जो थंब है, ये थंब क्या रिप्रेजेंट करता है, कंडक्टर के मोशन की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, कंडक्टर का मोशन। क्या, क्योंकि अभी हम क्या बता रहे हैं कि मैग्नेट और कॉइल के बीच में रिलेटिव मोशन होता है, ठीक है। तो यूजुअली क्या होता है, यहाँ पे मैग्नेट फिक्स रहता है, लेकिन कॉइल जो होती है वो मूव करती है, ठीक है, कॉइल मूव करती है, या जो भी कंडक्टर होता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो मूव करता है। तो यहाँ पे ये जो थंब है, थंब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट हैंड का थंब। हाँ, थंब क्या रिप्रेजेंट करता है, कंडक्टर के मोशन की डायरेक्शन को। इंडेक्स फिंगर की रिप्रेजेंट करती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। तो फिर जो मिडिल फिंगर है वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को, ठीक है। ये क्या है, मोशन, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या है, इंड्यूस्ड करंट, ठीक है, या करंट बोल सकते हैं आप, इंड्यूस्ड करंट। तो जैसे मोशन ऊपर की तरफ हुआ तो इंड्यूस्ड करंट इधर फ्लो होगा, लेकिन मोशन नीचे की तरफ हुआ, ये देखिए, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, चेंज। ऊपर है मोशन तो करंट ये है, नीचे है मोशन तो करंट इधर आ जाएगा। यानी मोशन की डायरेक्शन के चेंज होने से करंट की डायरेक्शन क्या होगी, चेंज होगी, यानी कि इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, चेंज होगी। समझ में आया आपको, है ना। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो फिक्स रहती है, ये जो है इस फिंगर की डायरेक्शन ये क्या है, फिक्स है ना। मैंने लेफ्ट हैंड रूल के लिए आपको एक शॉर्टकट याद हो तो बताया था कि क्या होता है, फादर मदर चाइल्ड, एफ फॉर फादर, एफ फॉर फोर्स, एम फॉर मदर, एम फॉर मैग्नेटिक फील्ड, सी फॉर चाइल्ड, सी फॉर करंट। यहाँ पे क्या शॉर्टकट होगा, ये करंट है ना, ये आपका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या है आपका मोशन की डायरेक्शन, एम एम सी, ठीक है। ये मोशन की डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और ये इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन है। तो अब राइट हैंड थंब रूल को हम किस तरीके से लिखेंगे, कि फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या है, आप उसको इस तरीके से लिखे, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल को, अकॉर्डिंग टू दिस रूल if we stretch our thumb, index finger and middle finger such that they are mutually perpendicular to each other, mutually perpendicular to each other. If index finger represent magnetic field, thumb represent direction of motion of conductor, then direction of induced current will be represented by middle finger. Okay, this is Fleming's right hand rule, है ना। समझ में आ गया आपको कि इंडेक्स फिंगर रिप्रेजेंट करे मैग्नेटिक फील्ड को, थंब रिप्रेजेंट करे डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर को, तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को कौन रिप्रेजेंट करेगा, मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। उसके पहले हम हमारे राइट हैंड के थंब को, इफ वी स्ट्रेच अवर थंब, इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर ऑफ राइट हैंड, आप ऐसा यहाँ पे लिख लीजिएगा। हाँ, हमने यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि ऑफ राइट हैंड है ना, तो आप यहाँ पे ऐसा लिख लीजिएगा, ऑफ राइट हैंड। हाँ, ये लिखना जरूरी है क्योंकि राइट हैंड थंब रूल है कि कौन से हैंड के आप इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर और थंब को आप स्ट्रेच कर रहे हो, राइट हैंड से, ठीक
ठीक है, तो ऐसा लिखिएगा कि इफ वी स्ट्रेच आवर थंब, इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर ऑफ राइट हैंड सच दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ओके, इस तरीके से लिखेंगे। दिस इज फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको कि फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है वो समझ में आ गया आपको, कि जब किसी मैग्नेट और कॉइल के बीच में रिलेटिव मोशन होता है तो कॉइल में इंड्यूस्ड करंट फ्लो हो जाता है, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यानी कि मैग्नेटिज्म के कारण इलेक्ट्रिसिटी का प्रोड्यूस होना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाता है। और इस तरह से जो करंट प्रोड्यूस होता है उसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड व्हाट इज इंड्यूस्ड करंट, आपने ये समझ लिया। और इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए फ्लेमिंग राइट हैंड रूल हम यूज़ करते हैं, ये भी आपने समझ लिया, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं कि अब जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण जो करंट प्रोड्यूस होता है वो कौन सा करंट होता है, एसी करंट होता है, यानी ऑल्टरनेटिंग करंट होता है। तो अब हम आपको बताएंगे कि करंट बेसिकली दो टाइप का होता है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अभी ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण प्रोड्यूस हुआ है उसको बोलते हैं आप एसी करंट यानी ऑल्टरनेटिंग करंट, है ना। तो ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, मतलब एक होता है आपका डीसी यानी डायरेक्ट करंट और दूसरा आपका एसी, डीसी फॉर डायरेक्ट करंट, जिसका सोर्स सेल या बैटरी ये जो होता है ना, ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम डायरेक्ट करंट, क्योंकि उस करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं होती है, प्लस टू माइनस बस वही फ्लो होती रहती है, ओके। और अल्टरनेटिंग करंट हमारे घरों में जो आता है ना करंट, वो अल्टरनेटिंग करंट होता है, वो एसी करंट है, डीसी नहीं है। हमारे घरों में जो पावर सप्लाई हो रही है ना पावर हाउस से, वो करंट जो होता है वो एसी होता है, अल्टरनेटिंग करंट होता है, ठीक है। जो पावर स्टेशंस होते हैं वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हाइड्रो एनर्जी से, ठीक है, या विंड एनर्जी से, या अलग अलग सोर्सेज से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, उनको पावर स्टेशन से एम्पलीफाइड करके घरों तक पहुँचाया जाता है। तो हमारे घरों में जो करंट आ रहा है वो कौन सा वाला करंट है, ऑल्टरनेटिंग करंट है, डायरेक्ट करंट नहीं है। डायरेक्ट करंट कौन होता है, जिसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती है। अब आपको कि हमारे घरों में जो करंट आ रहा है तो वो एसी है, यानी कि डायरेक्शन चेंज हो रही थी, इसका क्या मतलब है एक्चुअली, तो डायरेक्शन चेंज होने का सिंपली बस मतलब होता है कि जैसे किसी वायर के दो टर्मिनल्स होते हैं, तो हमें तो करंट से मतलब होता है, कैसा भी करंट हो। करंट का मतलब क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन फ्लो होना चाहिए, भले ही वो किस डायरेक्शन से किसी भी डायरेक्शन में फ्लो हो, ठीक है। जैसे डायरेक्ट करंट में हमेशा क्या होता है, जैसे सेल है या बैटरी है तो प्लस एक की तरफ है माइनस एक की तरफ है, तो वो एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। लेकिन एसी करंट में क्या होता है कि जो दो टर्मिनल है अगर किसी वायर के ना ए और बी, तो करंट ए टू बी और बी टू ए टू बी और बी टू ए ऐसे फ्लो होता रहता है। अब इसके बीच में अगर आपने कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लगाए हैं तो वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वर्क करेंगे, क्योंकि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन तो होता ही रहता है, ठीक है। ए टू बी टू ए इस तरह से करंट क्या होता रहता है, अपनी डायरेक्शन को बार बार रिवर्स करता रहता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू अभी जितने भी मैक्सिमम जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो उससे क्या, वो किसके थ्रू होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू होती है जनरेट, ठीक है। तो डीसी की डेफिनेशन आप क्या लिखेंगे, अ करंट हुज मैग्नीट्यूड का मतलब है करंट की वैल्यू एम्पियर में जो रहती है, हुज मैग्नीट्यूड इज ईदर कांस्टेंट और वेरिएबल, मतलब जो मैग्नीट्यूड है यानी करंट की जो वैल्यू है वो चेंज हो सकती है लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती है, ठीक है। ईदर कांस्टेंट और वेरिएबल बट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो रिमेन्स सेम, इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट और डीसी, जिसको अगर अपन ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे ना डीसी को, तो ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकली कि ये करंट है, इस एक्सिस पे करंट लिया, इस एक्सिस पे टाइम लिया, ये रहा क्या है, टाइम के साथ साथ करंट का देखिए मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, मैग्नीट्यूड क्या है कांस्टेंट, और डायरेक्शन भी कांस्टेंट ही है, ठीक है। ये कांस्टेंट करंट है यहाँ पर। तो अभी आप जैसे अभी एसी को यहाँ से मैं हटा देता हूँ, ठीक है। सोर्स ऑफ डीसी यानी डायरेक्ट करंट के क्या क्या सोर्सेज हैं, सोर्स ऑफ डीसी आर सेल्स हैं, बहुत सारे, कौन कौन से टाइप के सेल्स होते हैं, जैसे वोल्टेज सेल, ड्राई सेल, केमिस्ट्री में शायद पढ़े होंगे आपने ये, वोल्टेज सेल, ड्राई सेल, बैटरी, ओके,
सोलर सेल जो होते हैं वो भी डायरेक्ट करंट के सोर्स हैं, और डीसी जनरेटर ये भी डायरेक्ट करंट के सोर्स हैं, ठीक है। और डायरेक्ट करंट की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, अगर आपसे पूछा जाए किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, या हो सकता है एनसीईआरटी में पूछ लिया जाए कि डायरेक्ट करंट की फ्रीक्वेंसी क्या है, तो फ्रीक्वेंसी का मीनिंग क्या होता है, जैसे आपने जो वेव में पढ़ा है कि भाई नंबर ऑफ जो वेव्स होती है, वेव बनती कब है, जब पार्टिकल अपनी डायरेक्शन चेंज करे मोशन की। भाई यहाँ पे तो डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, तो डीसी करंट की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 0। भाई डीसी करंट अपनी डायरेक्शन तो चेंज करता ही नहीं, कांस्टेंट ही तो है, इसलिए उसकी कोई फ्रीक्वेंसी होती ही नहीं है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ डायरेक्ट करंट क्या होती है, 0, अगर कोई पूछे तो। फिल इन दी ब्लैंक्स में आए या एमसीक्यू में आए, है ना। तो डायरेक्ट करंट की फ्रीक्वेंसी क्या है, 0, डायरेक्शन चेंज ही नहीं हो रही। ओके, अब लिखिए डेफिनेशन से एसी की। एसी यानी कि ऑल्टरनेटिंग करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट है। तो ऑल्टरनेटिंग करंट की डेफिनेशन आप क्या लिखेंगे कि एन इलेक्ट्रिक करंट whose magnitude changes, an electric current whose magnitude changes with time and direction reverses periodically is called alternating current. अच्छा, ऑल्टरनेटिंग करंट को अगर आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो आप ऐसे करें उसको, ये वही करंट आपका करंट है और ये है टाइम एक्सिस, ठीक है। अब उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट का, ठीक है। ये ऑल्टरनेटिंग करंट का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको बताया। तो हमारे घरों में जो इंडिया में जो ऑल्टरनेटिंग करंट घरों में जो आता है हमारे, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज होती है, ठीक है। कितने हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है आप नोट करके कहीं लिख लीजिएगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट इन इंडिया, ये हर कंट्री में एक जैसी नहीं होती, वो कंट्री के अलॉन्ग अलग अलग होती है। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट इन इंडिया इज 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज, इसका मतलब क्या हुआ, 50 हर्ट्ज का मतलब क्या है कि एक साइकिल कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है। 50 साइकिल कंप्लीट कितने में होंगे, 1 सेकंड में 50 साइकिल कंप्लीट होते हैं। एक साइकिल किसको बोलते हैं, देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ और वापस यहीं पे आ गया, इसको क्या बोलते हैं आप, एक साइकिल। ये ऊपर एक ऊपर और एक नीचे मिला के ये पूरा क्या होता है, 1 साइकिल, है ना। तो 50 साइकिल होते हैं 1 सेकंड में कंप्लीट। 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब होता है, 1 सेकंड में कितने साइकिल कंप्लीट हुए, 50 साइकिल। इसका मतलब डायरेक्शन कितनी बार चेंज हो गई, 100 बार। ये देखिए 1 साइकिल का मतलब है 1 बार ऊपर 1 बार नीचे। 2 साइकिल का मतलब है 2 बार ऊपर और 2 बार नीचे। 50 साइकिल का मतलब क्या हुआ, 50 बार ऊपर 50 बार नीचे। करंट की डायरेक्शन चेंज हुई, यानी डायरेक्शन कितनी बार चेंज हुई, 100 बार। 100 बार डायरेक्शन चेंज हुई। इसका मीनिंग आपको पता है क्या होता है कि 1 सेकंड में हमारे घरों में जो लाइट है ना आ रही है ना जो, तो अगर अपने एग्जांपल लें कि जैसे ट्यूबलाइट है या टीवी है या कोई भी अप्लायंसेस जो चल रहा है, वो 1 सेकंड में 100 बार जल के 100 बार बुझ जाता है। अब इतनी जल्दी ये क्रिया होती है कि 1 सेकंड में 100 बार ऑन होके 100 बार ऑफ हो गया, तो हमें क्या होता है, एक्सपीरियंस ही नहीं होता उसका, हमें फील ही नहीं होता है। हमें तो ऐसा लगता है कंटिन्यूसली चल रहा है, ठीक है। जैसे पंखे की ब्लेड, चलते हुए पंखे की ब्लेड हमें कैसी लगती है, हमें पता ही नहीं होता है कि उसमें 3 ब्लेड है कि 4 ब्लेड है, क्योंकि हमारी आंखें उस पर फोकस ही नहीं हो पाती है, हमें तो पूरा एक चक्र जैसा लगता है वो। वैसे 1 सेकंड में 100 बार ऑन और ऑफ हो गया अगर कोई चीज़, तो हमें तो इतनी जल्दी समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है। तो ऐसा होता है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, ठीक है। 1 सेकंड में 100 बार ऑन 100 बार ऑफ होती है चीज़, हर एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, लेकिन मालूम ही नहीं पड़ता है और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अप्लायंसेस को, क्योंकि वो ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए बना हुआ अप्लायंसेस है, ठीक है। तो ये है एसी,
कि ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, हमने वो आपको लिख दी क्या है। अब एसी के एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं वो हम समझ लेते हैं कि एसी के क्या एडवांटेज हैं और क्या डिसएडवांटेज हैं ओवर डीसी। तो अभी हेडिंग क्या डालेंगे अपन, पहले अपन पढ़ लेते हैं डिसएडवांटेजेस पढ़ लेते हैं पहले, एडवांटेजेस, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एडवांटेजेस ऑफ एसी ओवर डीसी। एसी के क्या एडवांटेजेस हैं? एक तो सबसे पहला एडवांटेज ये है कि एसी की जो कॉस्ट होती है जनरेशन की वो बहुत लो होती है, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोड्यूस करते हैं ना, ठीक है, उसकी जनरेशन की कॉस्ट बहुत लो होती है। तो नंबर 1 क्या है, कॉस्ट ऑफ जनरेशन ऑफ एसी इज लेस देन the cost of generation of DC। कॉस्ट ऑफ जनरेशन ऑफ एसी क्या होती है, लेस होती है, किससे, कॉस्ट ऑफ जनरेशन ऑफ डीसी से। दूसरा क्या है, एसी कैन easily be converted into डीसी। एसी को बहुत ही आसानी से डीसी में हम कन्वर्ट कर सकते हैं थ्रू रेक्टिफायर्स, ठीक है, थ्रू रेक्टिफायर्स। डिवाइस को बोलते हैं हम रेक्टिफायर, जो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर दे उस डिवाइस को क्या कहते हैं हम, रेक्टिफायर कहते हैं। नंबर 3 इज एसी कैन बी कंट्रोल्ड, एसी कैन बी कंट्रोल्ड विदाउट much loss of electric power than DC। DC को कंट्रोल करने में ज़्यादा इलेक्ट्रिक पावर लगता है बजाय एसी के, ठीक है। चौथा है कि जैसे इलेक्ट्रिकल पावर स्टेशन जो होते हैं वहाँ से हमारे घरों तक जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई होती है तो उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी के फॉर्म में बहुत कम वेस्ट होती है। होता क्या है, क्योंकि तार क्या हो सकते हैं, गर्म हो सकते हैं। अगर आप डीसी को ट्रांसमिट करोगे ना इतनी दूरी तक, लंबी लंबी डिस्टेंसेस तक, है ना, बहुत दूर दूर तक जाती है इलेक्ट्रिसिटी, तारों के थ्रू ही जाती है, वायर्स के थ्रू ही जाती है। तो क्या होते हैं, अगर आप डीसी को ट्रांसमिट करोगे ना तो हीट एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी के फॉर्म में वेस्ट हो जाती है बहुत ज़्यादा अमाउंट। लेकिन अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी के फॉर्म में वेस्ट नहीं होती है, ज़्यादा बहुत कम होती है, तो यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का लॉस नहीं होता है। एसी कैन बी ट्रांसमिटेड टू लॉन्ग डिस्टेंसेस विदाउट मच लॉस ऑफ इलेक्ट्रिक पावर देन डीसी, ठीक है। तो ये क्या क्या है, ये तो क्या पढ़े आपने, एडवांटेजेस कि क्या क्या एडवांटेजेस हैं एसी के डीसी के, है ना। अब पढ़ लीजिए आप डिसएडवांटेजेस, कि एसी के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ एसी ओवर डीसी। एसी के क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, ज़्यादा नहीं है। एसी जो है ना वो डीसी से ज़्यादा डेंजरस होती है, मतलब जो शॉक होता है ना एसी में बहुत जल्दी शॉक लगता है, अल्टरनेटिंग करंट का शॉक बहुत जल्दी लगता है, ठीक है, बजाय डीसी के। एसी इज मोर डेंजरस देन डीसी। एंड नंबर 2 इज एसी को अपन इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस में यूज नहीं कर सकते। एसी कैन नॉट बी यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, बट डीसी इज यूज्ड फॉर दिस प्रोसेस। इलेक्ट्रोलिसिस में डीसी का यूज़ करते हैं हम, डायरेक्ट करंट का यूज़ करते हैं, अल्टरनेटिंग करंट का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है।
आज के लिए हम इतना ही पढ़ रहे हैं। आज के दिन आपने पढ़ा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट क्या होता है ना, और उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर या जिसको डायनेमो कहते हैं, एसी डायनेमो और डीसी डायनेमो, ये दोनों पढ़ेंगे अपन, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। उसके बाद फिर आपका सिर्फ एक ही टॉपिक बचेगा, छोटा सा टॉपिक कि वो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, मतलब हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी का जो सर्किट होता है वो किस टाइप से होता है, मतलब कैसा होता है, पैरेलल होता है तो हमने पहले ही पढ़ लिया, पर किस टाइप से होता है, ठीक है। तो बस ये शायद आपके लास्ट लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो आपका लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का, ठीक है।